गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी में पढ़ रहे हैं एग्जामिशन का ट्राई करेंगे आज ये लास्ट लेक्चर और सारे एग्जामिशन कंप्लीट हो जाए। अदर एग्जामिशन में एक एग्जामिशन है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इनक्यूबेटी। अब ये कौन है, कौन सी बेटी है, ये थोड़ी देर में समझेंगे। अप टू अ टोटल टर्नओवर ऑफ 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस नेमली। नहीं, नोट्स मत कर, यही पनिशमेंट है। The total turnover had not exceed 50 lakh during the preceding financial year and a period of 3 years had not elapsed from the date of entering into an agreement as an incubator। तो भाई जनरली यूँ समझ लो कि अगर ये पर्सन इनक्यूबेटी है, मान लेते हैं इनक्यू की बेटी है, ठीक है, तो अब ये जो भी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है अप टू 50 लाख क्या है, एग्जेम्प्ट। मींस कोई एक सर्टिफिकेट होता होगा, मुझे कोई एग्जाम पास करना होगा, तो मैं क्या बन गया, इनक्यूबेटी बन गया। अब अगर मैं इनक्यूबेटी हूँ तो मैं जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और मेरा ईयरली टर्नओवर 50 लाख के अंदर है तो वो एग्जेम्प्ट है। तो ऐसा क्यों सर, ऐसा एग्जाम क्यों किया उन्होंने? इनक्यूबेटी कुछ भी हो और उन्होंने मेरे टर्नओवर को क्यों एग्जाम कर दिया 50 लाख? आपके हिसाब से इनक्यूबेटी को कोई सी भी सर्विस सोच लो, कोई सी भी XYZ कोई सी भी सर्विस होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग ये सर्विस दे, ठीक है। अब समझते हैं इनक्यूबेटी कौन है। इनक्यूबेटी कौन है कि एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क बनाते हैं लोग, ठीक है। या फिर अभी आप ये अभय कमांड सेंटर जानते हो? अभी अभय कमांड सेंटर नहीं जानते? अभी यहाँ पे CAD जानते हो? CAD से अपन घोड़ेगांव चौराहे तक आते हैं तो पहले पड़ता है आपका UIT के बाद पड़ता है GST और इनकम टैक्स, फिर उसके बाद पड़ता है आपका पत्थर मंडी पड़ती है, फिर पत्थर मंडी के बाद दैनिक नवज्योति पड़ती है, दैनिक नवज्योति के पास पड़ता है अभय कमांड सेंटर, या पहले अभय कमांड सेंटर है फिर दैनिक नवज्योति के इस साइड वाला। अभय कमांड सेंटर में इनकम टैक्स का भी ऑफिस है और एक वहां पे आप जब गुजरो हो तो देखने वहां लिखा हुआ आईनेस्ट, कभी देखा? अब ये आईनेस्ट पता है क्या है? स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने ऑफिस बना रखा है कि अगर आपका कोई स्टार्टअप है तो एक काम करो, हमारे इस आईनेस्ट में आओ, हमारा एक पूरा पैनल है, उस पैनल को अपना वेंचर समझाओ, अगर वो वेंचर उनको इंटरेस्टिंग लगता है, वो अप्रूव करते हैं इस वेंचर को, तो हम आपको फंडिंग भी देंगे, ग्रांट भी देंगे, प्लस हम आपको ऑफिस स्पेस भी देंगे। ऑफिस स्पेस देंगे मतलब बड़ा सा हॉल है और वो जैसे क्यूबिकल्स बने हुए होते हैं ना, तो वो क्यूबिकल्स अलॉट कर दिए जाते हैं कि 4 क्यूबिकल आपके, ये आपके, आपके। पहले 1 साल माफ होता है, फिर उसके बाद हर एक सीट के लिए 5000 रुपये किराया देना पड़ता है या 1000 रुपये किराया देना पड़ता है शायद हर एक सीट के लिए, ठीक है। तो ऐसा सरकार पूरा एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाती है, उसमें उनको जितने भी स्टार्टअप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं कि जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ इनोवेशंस कर रहे हैं, उनको वो उपाधि देती है एज अ इनक्यूबेटर। मतलब वही आपको अपना स्टार्टअप सरकार को समझाना पड़ेगा, सरकार को लगा कि आप टेक्नोलॉजिकल फील्ड में अच्छा कर रहे हो तो आपको कौन सा डेजिग्नेशन मिल जाएगा, एज अ इनक्यूबेटर। अब आपको ये डेजिग्नेशन मिल गया, इसका एक फायदा क्या है कि आपका टर्नओवर अगर 50 लाख तक है तो फिर वो क्या है, GST से एग्जेम्प्ट है। आप जो भी सर्विस जिसको भी दे रहे हो 50 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 50 लाख के पार करते ही फिर पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब उस साल में तो 50 के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा और अगले साल से फिर वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? और ये एग्जेम्पशन पहले 3 साल ही मिलेगा क्योंकि सरकार चाहती है कि आप ग्रो करो, आपको बूस्ट करने के लिए। बैठ जाओ प्लीज यार, तेरे को मैं नेक्स्ट क्लास में कभी नहीं बिठाऊंगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कभी नहीं, ठीक है। तो देखो क्या कंडीशन, अब आप इनक्यूबेटी समझ गए। जैसे अभी मैं वो वहाँ गया था, मैं आईनेस्ट, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे को एक सरदार जी से मिलाया और सरदार जी ने पता है क्या करा है, एक इंच टेप बनाई है। उस इंच टेप में आप जिसको भी मेजर करोगे ना तो उसका जो मेजरमेंट है कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही गूगल शीट में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपने टेलर्स के पास अपन जाते हैं तो अलग अलग मेजरमेंट लेके लिखता रहता है ना, हाँ, कागज लेता है या उसका रजिस्टर होता है वो लिखता रहता है। एक बार हमारे साथ एक कांड हो गया, उसने क्या करा कि जो लिखा ना, तो जब वो बना रहा था कपड़े तो उसका पन्ना हो गया,
हाँ, तो अगले बंदे का जो मेजरमेंट था उससे बना दिया। अब आप देखते हो कि वो लिखता है, अब जो एक्सपीरियंस टेलर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो पहले पहले पूरा मेजरमेंट कर लेते हैं, फिर 4-5 चीजें एक साथ लिखते हैं। मैं देखता हूँ सही लिखा नहीं लिखा, तो मैं उनको सब याद रहता है। तो वो कहते हैं लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ये मेजरमेंट करोगे, जैसे ही आप मेजरमेंट करके उसी में लॉक करोगे वो शीट में आ जाएगा, शीट में आ जाएगा। ऐसे सारी चीज़ वो इनोवेशन कर रहा है, उसके लिए उसको गवर्नमेंट से फंडिंग वंडिंग भी मिली। तो अपन कह लेते हैं कि ऐसा कोई है ना, वो कौन है, इंक्यूबेटिव। अब उसकी सर्विसेज क्या है, एग्जेम्प्ट है। ये पढ़ लो शर्ट, द टोटल टर्नओवर हैड नॉट एक्सीड 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब पिछले साल में 50 लाख नहीं हो, ठीक है। देन a period of 3 years has not elapsed from the date of entering into an agreement as an incubating। सरकार ने उसको इंक्यूबेटिंग का खिताब दिया ना, तो उससे 3 साल नहीं बीते। मतलब पहला साल है तो पहले साल में 50 लाख माफ है, 50 लाख क्रॉस नहीं किया अगले साल भी माफ है, क्रॉस नहीं किया तीसरे साल भी माफ, किसी साल में क्रॉस कर गया तो उसके बाद से तो फिर क्या है, टैक्सेबल है। क्लियर है, ओके। फिर अब बेटा ये यहाँ पे ये एफएसएसआई है ना, इधर लिख दो टैक्सेबल। हाँ, एफएसएसआई टैक्सेबल है। अभी मैंने किसी बुक में पढ़ा, मैं आपको एक बार और चेक करके ही बता दूंगा। और क्या रह गया, ये आगे क्या, ये 12 वाला पढ़ लिया क्या बनने। हाँ, टीबीआई और स्टेप रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएसटीडी टीईबीडी और बायो इंक्यूबेटर रिकॉग्नाइज्ड बाय द बायोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BIRAC। अब ये है ना, ये वो इंक्यूबेटिंग वाले ही है। ये लोग कौन है, जो वो एरिया क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। मतलब सेस पढ़ा है ना आप लोगों ने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ा है ना। सरकार एक एरिया को सेस घोषित कर देती है, तो सेस इज लाइक अ कॉलोनी। अब उस कॉलोनी का एक डेवलपर चुन लिया जाता है, जो उस कॉलोनी में क्या करेगा, प्लॉट्स बनाएगा, वो लाइट के खंबे लगाएगा वो, ठीक है। ये रोड बना दी उसने, एक पानी की टंकी लगाएगा, फेंसिंग कराएगा, प्लॉट्स की बाउंड्रीज करवाएगा, और ये पोल्स बनवाएगा, गवर्नमेंट से ऑथराइज करवाएगा, सारी चीज। मतलब जैसे कॉलोनी का कॉलोनाइजर होता है जिसको अपन बोलते हैं, तो ऐसा एक वो लोग सेल्स डेवलपर चुन लेते हैं। फिर वो सेल्स डेवलपर क्या करता है, इन प्लॉट्स को अलॉट करता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेके गवर्नमेंट से अलॉट करती है कि एक इसको दे दे, एक इसको दे दे, एक इसको दे दे। तो जिसको प्लॉट अलॉट हुआ वो वहां पे बिजनेस करेगा, तो उसको बोलते हैं अपन सेल्स यूनिट, ठीक है। सेम तरीके से जो कंसेप्ट सेल्स का है वही कंसेप्ट टीबीआई और स्टेप का भी है, ठीक है। अभी मैं इसका फुल फॉर्म देख के बता दूंगा। टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ इंक्यूबेटर वगैरह करके है, देख ही लेते हैं। बुक निकालो, आपकी जीएसटी की बुक लाया हो आप लोग, गूगल कर लो, बुक दे बेटा। बावड़े कुछ भी। टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर, पेन नंबर बोल बेटा, पेन नंबर बोल। गूगल करा तूने, गूगल नाम सुन के तो मेरे को यही लग रहा है कि तू सही बोल रहा है। ये आ गया पेज नंबर 5.107, पेज नंबर 5.107 टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर लिख दो आपके नोट्स में। टीबीआई का नीचे पेज हो, आसपास जगह हो तो साइड में लिख दो टीबीआई इक्वल्स टू टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, और स्टेप का लिखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग आती है आपको, ENT डॉट लिख दो, ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योरशिप पार्क, ठीक है। PARK पार्क, पार्क और क्या होगा, पार्क जात वो पार्क नहीं, PARK पार्क,
और ये जो NSTEDB है ना, नेस्डेब, इसका है, तुम लिख पाओगे इतना बड़ा? क्या पता कोई मनहूस हो तुम में। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा देखो, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, लिख लो ना बेटा, आप आते जाते दीवार पे देखोगे तो याद भी रह जाएगा। नेशनल साइंस, लिखने में मौत आ रही है साला, याद क्या करोगे, पढ़ोगे क्या? एक बार लिख लो तुम्हें अपने आप याद आता जाएगा। एन से नेशनल, एस से साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ई से एंटरप्रेन्योरशिप, डी से डेवलपमेंट, डी से बोर्ड। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, याद भी हो गया यार, फोटो गजब है यार। एक तो मैंने लिख दिया है, लेख बस, ये तो लिख दिया मैंने। ओए लल्लूलाल, ये देख, तेरा ठीक है, बराक ओबामा। अब सर ये क्या है? तो देखो, वैसा ही जो ये लोग वही डेवलपर्स हैं, ये इन पार्क्स को, इन एरियाज को डेवलप करेंगे और इनके अंदर जो प्लॉट अलॉट होंगे वो हमारा बन जाएगा इंक्यूबेटिव। अलग अलग सेक्टर को डेवलप करने के लिए इनको ये बनाया गया है। तो ये पहले उन्होंने बोर्ड बनाया, फिर बोर्ड ने क्या बनाया, ये डेवलपर्स बनाए। अब ये डेवलपर्स प्लॉट अलॉट कर रहे हैं, तो जिसको अलॉट हो रहा है वो क्या बन गया, इंक्यूबेटिव बन गया। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें क्या करना है, इनहेंस करना है। तो अब ये कह रहे हैं टैक्सेबल सर्विसेज बाय, अब ये जो TBI पैसे लेगा ना यार डेवलप करने के, तो ये सर्विस ही किसको दे रहा है, recognized by this, recognized by this under Department of Biotechnology, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अब ये सर्विस किसी को भी दे रहा है, जिससे पैसे ले रहा है। मतलब हो सकता है कि जिसको प्लॉट अलॉट कर रहा है उससे किराया ले रहा हूँ, उससे लीज दे रहा हूँ, या हो सकता है गवर्नमेंट ने इसको पैसे देके डेवलप करवा कि भाई तू डेवलप कर और हमसे पैसे ले ले, ठीक है। तो ये सर्विस आइदर गवर्नमेंट को दे रहा हूँ या इंक्यूबेटिव को दे रहा हूँ, इसकी सर्विसेज क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। 13 पढ़ लिया अपन ने, 14 पढ़ लिया अपन ने, 15 पढ़ लिया अपन ने, 16 तो टैक्सेबल हो गया, 17 भी पढ़ लिया अपन ने, ये कोल्ड चेन वाला भी अपन ने पढ़ लिया था, हाँ एग्रीकल्चर में ये वाला भी पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है, कोल्ड चेन फैसिलिटी वाला, नॉलेज डिसेमिनेशन। फिर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन भी कल पढ़ लिया अपन ने, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI भी कल बता दिया। फिर ये जब गेम चल रहा हो तब जो फील्ड पे हो, कोच भी आ गया, टीम मैनेजर भी आ गया, वो एग्जेम्प्ट है। गेम के पहले और बाद में मतलब सेलेक्टर, क्यूरेटर और टेक्नोलॉजिस्ट वाले जितने भी हैं वो सब क्या है, टैक्सेबल। ओके, पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। देन ऑपरेटर्स ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट, ये भी मेडिकल फैसिलिटी में पढ़ लिया अपन ने, है ना। ओके, लेकिन ये टैक्सेबल हो गया ना इस साल, मैंने लिखवाया था ये, कल नहीं पढ़ा था ये, मेडिकल फैसिलिटी में, हेल्थ केयर सर्विसेज में पढ़ा था अपन ने ये, और मैंने आपको बताया था कि ये टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है। मैंने अलग से लिखवाया होगा इसका, ये ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, देखो हेल्थ केयर फैसिलिटी में। पॉज कर दो ना। लास्ट सर्विस हमारी जो बाकी रह गई है वो है सर्विसेज सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो सर्विस सप्लाई कर रही है, मोस्टली गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती, लेकिन जब लेती है गवर्नमेंट विभाग में अलग अलग जगह अलग अलग पैसे आपको जमा कराने पड़ते हैं, मोस्टली एग्जेम्प्ट है। जो टैक्सेबल है वो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू म्यूनिसिपैलिटी। मतलब अगर आपको नगर निगम में जाके कोई पैसे जमा कराने पड़ रहे हैं किसी भी काम के, ऐसा काम जो नगर निगम कर रही है और आपसे पैसे ले रही है, तो फिर वो फुली क्या है, एग्जेम्प्ट है, GST नहीं लेगी। सर्विसेज बाय सेम टू सेम है, नगर निगम की बजाय कौन आ जाएगा, पंचायत है। तो जो शहर है वहाँ नगर निगम है, म्यूनिसिपालिटी है, जो गाँव है वहाँ पे क्या है, पंचायत है।
मतलब म्यूनसिपैलिटी और पंचायत की सारी सर्विसेज क्या है, एग्जेम्प्ट है। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 से 5 स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर, वैसे तो नोट्स आएगा उसमें कर लेना, ठीक है। नोट्स भी आ गए शायद ये वाला, तो कल जो मैंने 2 पेज दिए उसमें सबसे एंड में ये वाली थी, देखना कल 1 पेज दिया, उसके एंड में कौन सा वाला है सर्विस है ना उसमें, हाँ ठीक है, वो यही वाला है। इस पेज को तुम दीवार पे चिपकाने वाले हो, वही सही ना, तो इसको स्टार मार्क कर दो 5 से 6। मेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट में मेन 2-3 लाइन यही है, सबसे एंड में जो लिखी हुई है। अरे नहीं रे, धक्का नहीं, उसके पहले जो 1 2 3 लिखा हुआ है वो एक्सेप्ट वाली, बस। अब चलो पढ़ो, ये मैं करेक्ट समझा देता हूँ। गवर्नमेंट पब्लिक एट लार्ज को कोई सी भी सर्विस दे, सब माफ है, सब एग्जेम्प्ट है, मतलब पूरी इंडस्ट्री क्या है, एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट किसको दे रही है, पब्लिक एट लार्ज को। लेकिन ये 4 चीजें एग्जेम्प्ट नहीं है। पहला, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट ऑफिस की जो सर्विस है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उसमें जो एग्जेम्प्ट है वो अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। लाल डिब्बा वाला मैंने बताया था, वो उसमें एक चीज एग्जेम्प्ट है, पूरी सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है। देन सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट के एयरपोर्ट है और एयरवेज वाले तो कोई और है। हर कंपनी का एयरवे एयरपोर्ट पे आके पार्क होता है और उसकी सारी सर्विसेज वहां पे कौन प्रोवाइड करता है, एयरपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। तो अब जो गवर्नमेंट उन एयरलाइंस वालों को इन एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी सर्विस उस एयरपोर्ट पे प्रोवाइड कर रही है वो सारी क्या है, टैक्सेबल। मीन हम क्या पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज माफ, इनको छोड़ के। तो पोस्ट ऑफिस की सर्विस टैक्सेबल, एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट वाली सर्विस टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, गवर्नमेंट अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रही है गुड्स का तो वो भी टैक्सेबल। सर पर हमने तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में कुछ पढ़ा है, तो बेटा एट लार्ज टैक्सेबल, उसमें से जो चीज एग्जेम्प्ट है वो हमने पढ़ ली, ठीक है। देन एनी सर्विस अदर देन सर्विस कवर्ड इन ए बी सी अबव प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, मींस उन्होंने कहा पब्लिक एट लार्ज है तो फिर क्या है, एग्जेम्प्ट। लेकिन सेम सर्विस मैं किसको दे रहा हूं, बिजनेस एंटिटी को दे रहा हूं, तो फिर वो क्या है, टैक्सेबल, ठीक है। अब इसमें भी ये जो बिजनेस एंटिटी है आगे पढ़ेंगे, पहले बता देता हूं कि ऐसी बिजनेस एंटिटी जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, उनका टर्नओवर 10, 20, 40 के अंदर अंदर है, तो उनके लिए भी क्या है, फिर एग्जेम्प्ट है। समझ में आया, याद रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है जिसमें मेन उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट हूँ, आप पब्लिक हो, गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी विभाग के द्वारा कोई सी भी सर्विस है सब माफ है, बस गवर्नमेंट की 3 चीज़ें माफ नहीं है। गवर्नमेंट जो पोस्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एयरपोर्ट की सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है एयरक्राफ्ट को, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वो माफ नहीं है। अब वो माफ मतलब इस जनरल कैटेगरी में से हटा दिया, उसके लिए जो एग्जेम्पशन करना था अलग पॉइंट्स बनाने लग गए। तो अब ये पोस्ट वाली बात भी बता दूँ, अगर आपका जो पोस्ट है वो विद इन इंडिया है और 10 ग्राम से कम का एनवेलप है तो माफ है, 10 ग्राम से ज़्यादा का एनवेलप है, स्पीड पोस्ट है, तो फिर वो क्या है, टैक्सेबल। अब 10 ग्राम से कम हो भले ही, लेकिन कौन सा पोस्ट है, स्पीड पोस्ट है, तो फिर वो क्या है, टैक्सेबल। एयरक्राफ्ट वाला तो कुछ भी एग्जेप्ट नहीं है, सब कुछ टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में बाय रोड में अपन ने पढ़ लिया, एक नेगेटिव लिस्ट है, बस वही माफ है, बाकी सब कुछ क्या है, टैक्सेबल। वो गवर्नमेंट करे कि प्राइवेट पार्टी करे, सब कुछ क्या है, टैक्सेबल। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ओके। फिर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो सर्विस पब्लिक एट लार्ज को प्रोवाइड कर रही है जनरल कैटेगरी में एग्जेम्प्ट है, लेकिन उस पब्लिक में से अगर वो सर्विस किसको प्रोवाइड कर रही है, बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी क्या है, टैक्सेबल। लेकिन उस बिजनेस एंटिटी में से भी 4 लोग कौन है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो भी वहां पे बाकी के क्या है, टैक्सेबल है। क्लियर, पूछता कौन सी ऊपर की पब्लिक, बाकी 3 तो जनरल पब्लिक के लिए भी टैक्सेबल है, ठीक है। आखिरी पॉइंट में कहा ना, अदर देन सर्विसेज,
ये 3 तो सबके लिए, उसके अलावा जो भी है वो बिजनेस एंटिटी को है तो क्या है, टैक्सेबल। ठीक है, हाँ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी लिख दो आप लोग। ये वही रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी वाली बात कि अगर एग्जेम्पशन कब मिलेगा, अगर वो लायबल नहीं है तो टू अ बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल एज इट मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, तो फिर उसको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। मतलब वो एग्जाम्पल लेके बताया ना, पब्लिक माफ, उसमें से बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल, लेकिन बिजनेस एंटिटी में वो लोग जो जीएसटी में रजिस्टर्ड करने के लायबल नहीं है तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट। लेकिन इन 4 को भी गवर्नमेंट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग दे रही है तो फिर वो क्या है, टैक्सेबल। गवर्नमेंट इन 4 को कोई से भी सर्विस दे माफ है, लेकिन प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है तो फिर वो क्या है, टैक्सेबल है। ठीक है, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन वो जो ABC था, कौन कौन सा, पोस्ट ऑफिस, एयरपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, तो वो तो सबके लिए टैक्सेबल है। ठीक है, देन गवर्नमेंट कोई ऐसी सर्विस दे रही है, अब वो किसको, सर वैसे तो गवर्नमेंट सर्विस पब्लिक को दे रही है तो माफ ही है, अनरजिस्टर्ड को दे रही है वो भी माफ है, तो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दे रही है वो टैक्सेबल है ना, तो उसमें से भी अगर कंसिडरेशन अप टू 5000 ही ले रही है ना तो माफ है, 5000 के ऊपर है तो फिर क्या है, टैक्सेबल है। और अगर सर्विस का नेचर कंटिन्यूस सप्लाई वाला है तो 5000 की लिमिट सालाना वाला है, सालाना 5000 से दे रही। कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है सर, 1 एट अ टाइम है, तो 1 बार लो, 2 बार लो, 3 बार लो, 4000, 3000, 2500, टोटल मिला के कितने हो गए, 9500। लेकिन हर बार 5000 से कम है तो फिर क्या है, माफ है। वापस बोलूं, एक तो होती है कंटिन्यूस सप्लाई, एक होती है नॉर्मल सप्लाई। नॉर्मल सप्लाई 5000 तक माफ है, कंटिन्यूस सप्लाई भी 5000 तक माफ है, लेकिन उसकी ईयरली लिमिट कितनी है, 5000। और नॉर्मल सप्लाई में कोई ईयरली लिमिट नहीं है, आपने एक बार सर्विस ली 5000 से कम थी, माफ हो गई, दूसरी बार सर्विस ली 5000 से ज्यादा थी, टैक्सेबल हो गई, तीसरी बार सर्विस ली 5000 से कम थी, माफ हो गई। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी, अब ये थोड़ा सा टेक्निकली समझना पड़ेगा, बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एनी पर्सन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अगेंस्ट कंसिडरेशन, अब ये इंपॉर्टेंट, अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिटरी, लोकल अथॉरिटी इन अ फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। अब क्या हो रहा है कि कोई गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट विभाग है, वो सर्विस किसको दे रहा है, दूसरी गवर्नमेंट को दे रहा है, और जिसके अगेंस्ट में पैसे कौन दे रहा है, कोई और गवर्नमेंट दे रही है या वही गवर्नमेंट दे रही है, एज अ ग्रांट दे रही है। मीन्स एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को सर्विस दे तो माफ थी ही सही ना, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है लेकिन पैसा कोई तीसरी गवर्नमेंट दे रही है एज अ ग्रांट, तो वो भी क्या है, माफ है। ठीक है, पहली दे तो भी माफ है, तीसरी दे तो भी माफ है। ठीक है, ये अपन ने रिलीजियस में पढ़ लिया। ओल्ड एज होम की सर्विस क्या है, माफ है, अगर कंसिडरेशन 25,000 पर मंथ पर मेंबर तक लिया जाता है, तो उससे ऊपर लिया जाता है तो फिर तो कोई भी प्रोवाइड करे ओल्ड एज होम टैक्सेबल हो जाएगा। सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम गवर्नमेंट रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA, 12AB to its resident age 60 years or more against consideration up to 25,000 per month per member provided that the consideration charge is inclusive of charges of boarding, lodging and maintenance, सब मिला के 25,000 तक है तो माफ है, उससे ऊपर है तो फिर पूरा क्या है, टैक्सेबल। ठीक है, ओल्ड एज होम गवर्नमेंट चला रही हो क्या, रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा हो। ठीक है, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट नहीं आया। जिस एनवेलप का वे क्या है, लेस देन 10 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ लिखो स्पीड पोस्ट इज टैक्सेबल
फुली टैक्सेबल, स्पीड पोस्ट इज फुली टैक्सेबल। क्या हुआ सर, मिला है बुक? हाँ कैसे हो? तो बूढ़े लोगों को कमरा थोड़ी किराए पे दे देते हम। आप ये कह रहे हो कि बूढ़े लोगों से जो पैसा लिया जाता है वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लिया जाता है। आप होटल में जो सर्विस लेते हो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होगा क्या? तो फिर वहां कैसे हो सकता है? अरे तो रह ही रहे हैं तो खुद का खाना पका के थोड़ी रह रहे हैं, ये तो हॉस्टल की तरह है पूरा, ठीक है? तू समझ गया कि और एक्सप्लेन करूं? आप लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में मैंने मेरी जगह दे दी, तू जान तेरा काम जान। वो तो पूरा ओल्ड एज होम मेंटेन होता है भाई, वो तो एक हॉस्टल की तरह है पूरा। कौन कर? हाँ जो वहाँ तो उसको बेचारे को बेड अलॉट होता है, फिर घंटी बजती है खाना खाने आ जाओ, फिर घंटी बजती है लूडो खेलने आ जाओ, फिर घंटी बजती है सोने चले जाओ, ठीक है ना? मैंने पिक्चरों में देखा, मैं पिक्चर में बहुत देखता हूँ। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू देयर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अरे यार ये पढ़ लिया मैंने, ये फाइनेंशियल सर्विसेज में पढ़ लिया, बैंक गारंटी कि गवर्नमेंट जो बैंक गारंटी देती है ना अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, गारंटीइंग द लोन्स, द बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। फिर नेक्स्ट, लिखने की ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, तो जब गवर्नमेंट ने लिख ही दिया कि सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, फिर अलग से लिख रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग एंड सोर्स। मतलब आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे ना, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अभी जीएसटी में ही रजिस्ट्रेशन लेना है तो हाल फिलहाल माफ़ है, अगर नहीं हो तो फिर उसके लिए आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है? इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप पैन कार्ड बनवाते हो, उसकी गवर्नमेंट 110 रुपये 105 रुपये फीस लेती है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है? नाउ टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू protection or safety of workers, consumers or public at large, including fire license required under any law for the time being in force। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार का नापतोल का एक विभाग है, सुना है कभी आपने? नापतोल विभाग नाम है उस विभाग का। क्या होता है नापतोल? तुमने क्या देखा है? कोई रियलिटी शो वगैरह कुछ आता है? टीवी शो आता है? गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे इरिगेशन विभाग है सेम तरीके से नापतोल विभाग है। वो नापतोल विभाग में मेरा फ्रेंड का काम है, इसलिए मेरे को अक्सर पता है। मेरे फ्रेंड का काम है वेइंग स्केल्स बेचना, मतलब जो दुकानों में तराजू लगे हुए होते हैं वो उसको बेचता है। तो कहता है कि जितने भी यूनिट्स हम बेचते हैं उन सारी यूनिट्स को पहले हमें उस नापतोल विभाग से टेस्ट करवाना पड़ता है, वो लोग वहाँ सर्टिफिकेट कर लेते हैं और हर सर्टिफिकेट के 150-200 रुपये हमें देने पड़ते हैं, एक कांटे के, है ना? हर एक चीज का नाप तोल, ताला नहीं कह रहा हूं। तुम समझ रहे हो कि मैं वही ज्ञान बांट रहा हूं कि तुम बिल्कुल इसकी तरह ब्लैंक हो नहीं ना। अभी जैसे पेट्रोल पंप वाले, तेरी गाड़ी में सही पेट्रोल डालने की नहीं डालने किसकी जिम्मेदारी? तू कभी चेक करता है? अपन कभी चेक करते हैं? नापतोल विभाग वाले हर महीने हर साल में जाके उधर सर्वे करते हैं और वो चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं और गलत निकला तो जुर्माना लेते हैं। वो जो वेइंग के कप्स आते हैं ना, तुमने नायक पिक्चर देखी है, वर्ल्ड कप दिखाता है वो, ऐसे हर वेइंग स्केल का क्या होता है? चेकिंग होती है, उसकी टेस्टिंग होती है और फिर उसमें सरकारी सील लगती है, ठीक है? छोटे से लेके बड़े से बड़े तक। तो इन सब के अगर सरकार पैसे ले रही है तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट। अपन कोई सी भी गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस पर ISI मार्क आता है, आपने सुना होगा
ISI सर्टिफाइड, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ऐसा कुछ है उसमें, ठीक है। तो ISI मार्क, तो ISI मार्क गवर्नमेंट से लेना पड़ता है ना, तो आपकी चीज़ें पहले टेस्ट करानी पड़ेगी कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है कि नहीं है, और फिर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आके उसको चेक करती रहेगी। तो इन सब के अगर गवर्नमेंट पैसे लेती है तो वो क्या है, माफ है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। मीन्स मुझे ज़्यादा टाइम पता है क्यों लगेगा, आपको सर्विस समझाने के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट वाली एज में हो ना। अगर यही चीज़ मैं व्यापारियों को समझाता, कहीं पर सेमिनार होता तो मैं बोल देता बस एक बार कि सरकार जितने भी टेस्टिंग वगैरह के पैसे लेती है वो सारे क्या है, माफ है, तो एक बार में समझ जाता। तुम्हें तो सर्विस पता ही नहीं है, अभी इतनी दुनिया देखी नहीं है। अगला देखो, सरकार से आप बर्थ सर्टिफिकेट लोगे, डेथ सर्टिफिकेट लोगे, और कौन सा लोगे, पासपोर्ट लोगे, और ड्राइविंग लाइसेंस लोगे, और वो पहचान पत्र ले लोगे, इलेक्शन कार्ड ले लोगे, तो वो सारे क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस, सरकार ने किसी को ठेका दिया, उसने ठेका ढंग से नहीं किया, सरकार ने उससे क्या ले ली, पेनल्टी ले ली। सरकार ने ठेका दिया, डेडलाइन दी, डेडलाइन से उसने पास कर दी, मतलब एक्सटेंड कर दी, तो सरकार उससे पेनल्टी लेगी, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। ये मैंने पढ़ लिया कि अगर किसी इंडिविजुअल, भाई साहब को कहा है, ये नहीं, इंडिविजुअल फार्मर्स को सरकार कोई राइट देती है कोई जगह के फॉर कल्टीवेशन या रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट, एक्सेप्ट हॉर्सेस, ठीक है। अब ये वाला भी समझना पड़ेगा। ये यूँ कह रहा है कि मान लो किसी दिन छुट्टी है, पर वो डॉकयार्ड देखा है ना आप लोगों ने, इनलैंड कंटेनर डिपो नाम सुना है, कंटेनर डिपो देखा है, बहुत सारी मूवी शूट होती है उसमें, यहाँ एक के ऊपर कंटेनर, कस्टम पोर्ट जिसको बोलते हैं, हाँ सब समझ में आ गया। अब वो वहाँ पे कस्टम पोर्ट पे आपका माल संडे को आया, और आपको अब संडे को ही निकलवाना है उसको, तो आप कह रहे हो कि सर मेरे को तो संडे को रिलीज़ करवाओ, जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ है करवाओ। गवर्नमेंट करवाने के लिए रेडी है, पर गवर्नमेंट आपसे ओवर टाइम और एक्स्ट्रा हॉलीडेज़ का पैसा लेती है, तो वो जो सर्विस ले रही है वो भी क्या है, उनकी माफ़ है, ठीक है। तो पढ़ो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ डिप्यूटिंग ऑफिसर्स आफ्टर ऑफिस आवर्स और ऑन हॉलीडेज फॉर इंस्पेक्शन और कंटेनर स्टफिंग और सच अदर ड्यूटीज इन रिलेशन टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो ऑन पेमेंट ऑफ मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। मीन्स आप तो अंडरलाइन करो, मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस वो एग्जेम्प्ट है। अब ये 65B, ये तो बहुत ही खास है, ये तो मतलब पढ़ लो तुम, पर समझ में आएगा नहीं, तो अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ समझा दूंगा, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, जो चार्ट मैं बनाऊं वो तुम भी बना लेना आसपास जहाँ जगह मिले। यहाँ तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, बोर्ड पे चलते हैं। तो देखो, ये ERCC, सीसी का एक्सेस रॉयल्टी कलेक्टर कॉन्ट्रैक्टर, कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब रॉयल्टी सरकार कौन से केस में लेती है, तो समझना, मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने माइनिंग का किसी को लीज दे दी, माइनिंग लीज किसको दी, मान लेते हैं हमारे अपूर्व को दे दी, ठीक है। और जब गवर्नमेंट माइनिंग का लीज देती है तो दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है, गवर्नमेंट ज़्यादा हेडेक लेती नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहला तो लेती है इससे लमसम पेमेंट, और लमसम पेमेंट के साथ एक क्वांटिटी क्या कर देती है, फिक्स कर देती है। कि एग्जांपल लेते हैं कि तू हमें क्या करेगा, 500 करोड़ रुपीस पे करेगा, और जब ये 500 करोड़ रुपीस पे करेगा तो तू 500 टन कोई सा भी मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकता है, 500 टन मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तूने 500 टन से ऊपर एक्सट्रैक्ट किया तो तेरे को हमें 1 लाख रुपीस पर टन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या, एक लमसम तो देना ही पड़ेगा, और फिर एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्शन पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब ये चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं, मतलब सरकार को लगता है कि जो ज़मीन का पट्टा हम इसको दे रहे हैं उधर से 500 टन निकलेगा या उससे कम निकलेगा,
तो 500 टन की पिक्चर तो इसकी बना दी, पहले ही क्या ले लिए, 500 करोड़ ले लिए। अब वो कह रहे हैं भाई ज़्यादा निकल गया तो अंदर किसने देखा, तो उससे ज़्यादा निकाल मत लेना। अगर निकाल ले तो 1 लाख पर टन या जैसा भी है 1 करोड़ पर टन तो हमें पे करेगा। तो अब वो एक्स्ट्रा तो कुछ भी निकल सकता है, निकले तो निकले, ना निकले तो ना निकले। तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा चार्जेस इसका कभी 50 करोड़ बन जाए या 100 करोड़ बन जाए या बने ही नहीं, वॉट एवर मे बी द केस। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों पे ये तो है फुली टैक्सेबल। गवर्नमेंट जो ये लीजिंग सर्विस दे रही है ना, लाइसेंसिंग सर्विस दे रही है जिससे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो, तो ये तो फुली क्या है, टैक्सेबल, एफटी। और इसके ऊपर लगता भी क्या है, आरसीएम। मतलब आप गवर्नमेंट को पैसे दोगे और टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट को आप दोगे, ये पूरा टैक्सेबल, इसकी बात नहीं हो रही। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को ये डर है कि यार अगर ये फिक्स क्वांटिटी से ज्यादा निकाल लेगा और हमें बताएगा ही नहीं, हमें पैसा ही नहीं देगा, तो फिर क्या, हम थोड़ी बैठे रहेंगे उसका इंतजार करने के लिए, हम थोड़ी चेक करते रहेंगे। और ये तो हिंदुस्तानी है, 100 में से 100 बेईमाने हैं, तो ये तो बताएगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट एक को और अपॉइंट कर लेती है, मान लेते हैं वो अपॉइंट करती है सिद्धि को। किस लिए, कि जितना भी एक्सेस ये एक्सट्रैक्ट करे उसके ऊपर रॉयल्टी तू कलेक्ट कर लेना। अधिकार किसका है, हमारा, लेकिन कवर तू कर लेना। मजा आ गया। ऐसे ही थोड़ी देगी ये अधिकार, इसके लिए भी तो सरकार क्या करेगी, पैसे लेगी। तो सरकार इसको बोलती है तू तो एक काम कर, हमें 20 करोड़ रुपीस दे, हमें 20 करोड़ रुपीस दे, और ये ERCC, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ये ERCC का ठेका तू ले ले। अब ये तेरा काम रहेगा कि तू उसकी छाती पे बैठा का बैठा ही रहे भाई, और देखता रहे वो कितना एक्सट्रैक्ट करता है। जब तक वो 500 करोड़ तक का एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मतलब 500 टन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तब तक तो तेरा कुछ नहीं बनता। लेकिन जैसे ही 500 करोड़ पार हो जाएगा, 500 टन पार हो जाएगा, तेरी आंखों में चमक आ जाएगी, क्योंकि अब पैसा तुझे मिलना चालू हो जाएगा। तो ये लोग सब मंझे खिलाड़ी रहते हैं, ये ज़मीन को अच्छे से टेस्ट करवा के देखते हैं, इतने बरसों से वहाँ रह रहे हैं, वो देख रहे हैं पास वाली ज़मीन में से इतना निकल रहा है, इतना निकलेगा, सब पता रहता है। तो ये भी सोच समझ के ही कॉन्ट्रैक्ट लेगा, क्योंकि इसको 20 करोड़ गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और इंतज़ार करना पड़ेगा कि पहले वो 500 टन तो खुद निकाल ले, उसके बाद इसको पैसा मिलना चालू होगा। ठीक है, तो इसका तो इतने टाइम का ब्याज भी लगेगा, अगर उसको 1 साल 2 साल 3 साल लगे, व्हाटएवर मे बी द केस। ठीक है, अब इसने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि ये क्या करेगा, जितना भी एक्स्ट्रा वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है उससे पैसे लेगा। अब इस भाई साहब को, हमारे अपूर्व को क्या लेना देना कि सरकार ये एक्स्ट्रा कलेक्शन का ठेका सिद्धि को दे कि सिद्धार्थ को दे, उसको क्या मतलब। उसका एग्रीमेंट तो किसके साथ हुआ है, गवर्नमेंट के साथ। उसको तो गवर्नमेंट को 500 करोड़ तो उन्होंने दे दिए, अब और जितना जितना निकलता जाएगा चार्जेस के हिसाब से, मान लेते हैं 1 टन का 1 करोड़ है, तो उसको तो 1 टन का 1 करोड़ गवर्नमेंट को देना है। तो ये तो क्या समझेगा, लेने कोई भी आए, सिद्धि आके इसको सर्टिफिकेट दिखाएगी कि सरकार ने कलेक्शन का सर्टिफिकेट मुझे दे दिया है, और उसका एक ऑफिसर तो अपने पास बिठा के ही रखेगी, तो ठीक है भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट की तरफ से खुद नरेंद्र मोदी जी आए कि आप आओ, हमें तो पैसे गवर्नमेंट को देने। तो ये तो जब भी पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या करेगा, अगर अकाउंटिंग वाइज भी अपन चले, ये तो पेमेंट किसको कर रहा है, गवर्नमेंट को, तो ये कहेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, रॉयल्टी पेड टू गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो यही एंट्री करेगा। और ड्यू की एंट्री करे तो एंट्री यूं करेगा कि इसके लिए खर्चा है रॉयल्टी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और गवर्नमेंट के बदले में किसको दे रहा है, सिद्धार्थ को दे रहा है। डन, ओके सर, ये तो आपने हमें खेल समझाया, क्या एग्जाम क्या टैक्सेबल समझ लो। इसके द्वारा पे किया हुआ एक एक पाई क्या है, टैक्सेबल, और टैक्सेबल भी कैसे है, आरसीएम, मतलब ये लमसम पेमेंट करे या फिर ये एक्स्ट्रा वाला पेमेंट करे, ये आरसीएम पे करे। इसका मतलब जब इसने 500 करोड़ गवर्नमेंट को दिए, तब भी इसने आरसीएम गवर्नमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट को पे कर दिया। फिर जब एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट होने लगा तो ये पेमेंट किसको कर रहा है, सिद्धि को, तब भी ये आरसीएम के रूप में किसको पे कर रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है। क्लियर है, हेलो, ओके। मीन्स
अपूर्व से निकलने वाली पाई टैक्सेबल कौन सी? आरसीएम। और अगर आप सोचो पेमेंट आया सिद्धि के पास, मान लेते हैं अपन एग्जांपल ले लेते हैं 50 करोड़ आ गया, तो मतलब अपूर्व 50 करोड़ पे जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करा चुका है, और सिद्धि ने पैसे कितने दिए गवर्नमेंट को? 20 करोड़ अपफ्रंट। तो ये 20 करोड़ एग्जेम्प्ट है, ईआरसीसी वाले 20 करोड़ एग्जेम्प्ट है। अगर अपूर्व 20 करोड़ से ज्यादा पे टैक्स जमा कराता है तो ये आखिरी वाली सिचुएशन बहुत घातक है। 20 करोड़ एग्जेम्प्ट है तो समझ में आ गया सर, मतलब ये जो ईआरसीसी कॉन्ट्रैक्टर है ये जब गवर्नमेंट को पैसे दे रहा है वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक शर्त लगाई कि ये एग्जेम्प्ट कब है? कि जब एक्सेस रॉयल्टी 20 करोड़ से ज्यादा बनेगी तो, क्योंकि तभी तो अपूर्व 20 करोड़ पे टैक्स जमा कराएगा। आप सोचो, इसको थोड़ा अपन सिंपल करके समझते हैं। सिद्धि अपूर्व से 50 करोड़ ले रही है और गवर्नमेंट को 20 दे रही है, तो ये 20 कहां से दे रही है? इस 50 में से ही तो दे रही है ना, और इस 50 पे तो जीएसटी जा चुका है ना, अब इस पे भी जीएसटी जाएगा तो डबल नहीं हो जाएगा, है ना? तो इस 50 में से पूरे 50 पे गया तो 20 पे देने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्ट है। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन मान लो सर ये तो जुआ सट्टा है, और अगर मान लो सर 5 करोड़ ही निकल गया तो 5 करोड़ ही निकल गया तो सर सिद्धि तो बर्बाद हो जाएगी। वो सिद्धि जाने जीएसटी पढ़ रहे अभी तो सरकार क्या कह रहे हैं, अबे वो आपने सर्विस प्रोवाइड करी 20 की, हमारे पास जीएसटी आया कितने पे? 5 पे, है कि नहीं? आपने तो पूरे 20 ले लिए ना, तो बाकी के 15 करोड़ क्या हो जाएंगे? टैक्स। समझ में आया? इस 20 में से 15 करोड़ टैक्सेबल, वो भी आरसीएम कौन जमा कराएगा? सिद्धि जमा। समझ में आया? डाउट? क्यों? उसको हो रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। जीएसटी डिपार्टमेंट को घाटा नहीं होना चाहिए। जीएसटी डिपार्टमेंट क्या देख रही है? मेरी बात सुन, जीएसटी डिपार्टमेंट किसको पकड़ना चाहती है? इसको। समझना, ये मुश्किल है समझना। अब पागल हो गया सर, गवर्नमेंट को कौन पकड़ सकता है? जीएसटी क्या कह रही है? भूल जाओ ये गवर्नमेंट है, भूल जाओ ये गवर्नमेंट है, ये कोई प्राइवेटी हो, गोपाल दास है। तो जीएसटी क्या कह रही है? ओ गोपाल दास, तूने तेरी जमीन के राइट दिए, हम नहीं जानते तूने अपूर्व को दिए कि सिद्धि को दिए, तेरे पास पैसे कितने हैं? तेरे पास पैसे कितने हैं? 500 इधर से आया, 20 इधर से आया, मतलब तूने 520 का ठेका दिया कि नहीं दिया? 520 की सर्विस दी कि नहीं दी? तो जीएसटी डिपार्टमेंट को 520 पे जीएसटी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। अब वो आरसीएम में अपूर्व 500 तो दे रहा है और एक्सेस में सिर्फ 5 पे ही दे रहा है, तो 15 पे कौन देगा फिर? सिद्धि। सिद्धि को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो? जीएसटी डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर ये है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। आज मैं मेरी जगह किराए पे देता हूं तो सर्विस प्रोवाइडर कौन हूं? मैं हूं। तो गवर्नमेंट को मुझसे जीएसटी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब गवर्नमेंट इसको पकड़ना चाहती है, पर ये तो खुद गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने आरसीएम लगा रखा है, तो इनको पकड़ना पड़ेगा उनको आरसीएम में। अब ये क्या कह रहे भाई साहब, आपके पास इस तरफ से 500, इस तरफ से 20, मतलब टोटल आपके पेट में कितना आ रहा है? 520। हमें 520 पे जीएसटी लाके दे दो, आप कहीं से भी लाके दो। अब वो 500 पे तो दे दिया उसने, 5 पे भी जब एक्स्ट्रा पेमेंट किया तो 5 पे भी उसने दे दिया, 15 रह गया ना सर हमारा, तो 15 पे भी दो। हमने 20 एग्जाम क्यों किया था? कि वो 500 पे वो दे देगा, और मान लो 20 से ज़्यादा 50 पे, तो 550 पे दे दिया, किस पे दे दिया? 550 पे दे दिया। तो ये 20 क्या कर दिया हमने? एग्जाम कर लिया। क्लियर है कि नहीं? हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हर लीज के लिए सरकार एक ईआरसीसी अपॉइंट कर लेगी, और उस ईआरसीसी से जो पैसे लेगी, पहले तो वो क्या हो जाएंगे? एग्जाम। अगर एक्सेस नहीं निकल रहा है तो फिर जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा तो नहीं निकला सर एक्सेस, कॉन्ट्रैक्ट ही एंड हो गया, तो फिर तो उसको उसके ऊपर आरसीएम के तहत पैसे जमा कराने पड़ेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट भी तो चाहिए यार, सरकारी ठेका है, वो कोई सिद्धि बेवकूफ़ थोड़ी है,
उनने तो 20 करोड़ देने के बाद 10 करोड़ और सरकारी कर्मचारियों को, तो फिर तो उसको तो ऑब्वियसली याद है कि ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा नहीं मिलेगा तो टेंशन मत लो, इसकी सेटिंग है आगे, कम पैसों में अगला वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, ज़्यादा मिलना ही मिलना होगा। तो तुम सिद्धि के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? सिद्धि तो गवर्नमेंट ठेकेदार है, खूब कमा रहा है, तब तो तुम परेशान नहीं हुए कि जब उसने 50 करोड़ रख लिए, तब तो मजे आ गए उसको कि दिए 20 मिले कितने 50। तो ऐसे ही थोड़ी होता है यार, गवर्नमेंट टोल नाके का ठेका देती है तो सब समझता होता है उसको। गवर्नमेंट का पहले अधिकारी बैठ के गाड़ियाँ गिनता है कितनी गाड़ियाँ जा रही है, उसके हिसाब से उसको एक्स्ट्रापोलेट करके फिर ठेका दिया जाता है। ठीक है, हाँ, 20 करोड़ आ चुकी है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 4-5 साल लग जाएंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट 5 करोड़ ही मिलेगा, तो फिर 15 करोड़ 5 साल बाद आरसीएम पे, यप। और अगर तब तक वो चेंज आ गया तो उसमें क्या चेंज आ गया? आरसीएम से एफसीएम आ गई तो सर्विस में ऐसा एफसीए में आएगा तो कौन टैक्स देगा? पर कलेक्ट करके ही तो देगी यार, फर्क क्या बात है? तो आपसे कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, छोड़ेगी थोड़ी वो, मिलना मत तुम दो। बेटा ये रंगोली बना लो प्लीज आप, क्योंकि ये मैं बाद में मारेंगे इसको, रुक जा, पहले ये रंगोली बना लो, क्योंकि जब तुम इसको रिवाइज करोगे और वो जो पैराग्राफ तुम वहाँ लिखा हो वो पढ़ोगे तो कच्चू समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। ठीक है, अब ये मर गया बीच में, तो अबे तो ये मरा है कि जिसको ठेका दिया वो मरा है? देखो अब ये बहुत अलग अलग लीगल टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। पहले तो हम ये बात करेंगे सिद्धार्थ जब मरा तो उसकी फॉर्म का क्या हुआ? फॉर्म का वो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर मर जाएगा तो फॉर्म क्लोज करनी पड़ेगी ना, तो जब क्लोज होगी तब जो क्लोजर के प्रोसीजर होंगे वो, ठीक है, मतलब अब तो तुम तो ये भी मान लो वो दुकान का व्यापारी ही मर गया तो उसके पास जो माल पड़ा है उसका टैक्स तो देना पड़ेगा जीएसटी वालों को, जो भी इनहेरिटेंस में जिसको भी मिलेगा उससे टैक्स लिया जाएगा। और अगर हम कहते हैं कि सिद्धार्थ तो एक पार्टनरशिप फर्म है तो मरे पार्टनर, लीगल एंटिटी तो जिंदा है, सिद्धार्थ सर प्रोप्राइटर है उसलिए मारा हमने उसको, तो सिद्धार्थ अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म किसी को वारिस तो छोड़ के जाएगा। पहले यार वो बहुत देर से बोल भाई बोल यार, कोई बात नहीं, याद है तो बोलो। 500 टन ही निकला मान लो, वो 50 करोड़ तो दूर की बात है, तो उसमें आपको रिफंड वगैरह और उसको भी लगेगा टैक्स। वो गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा, अपन को नहीं पता, वैसे तो नहीं मिलेगा कुछ भी रिफंड, तुम जानो तुम्हारा काम क्यों नहीं है, तुमने ठेका बहुत सारे लाइन में लग रहे थे। हाँ बोल, याद आ गया। देखो मेरी बात सुनो, पहले तेरा डाउट मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आप जो दिमाग लगा रहे हो ना, घोड़े दौड़ा रहे हो दिमाग के अंदर, तो मैं बता दूं, तुम्हें एग्जामिशन से रिलेटेड जीएसटी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछो, तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट बाजी से कोई डाउट है तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। ठीक है, मैं क्यों बताऊं तुम्हें, वो होगा बहुत लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है यार। ठीक है, अब बोल। यार ये चीज़ इस एग्जामिशन में क्लैरिफाइड नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर नहीं निकला तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से दुनियादारी ये कहती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा तभी तो दूंगा, उससे पहले कैसे मैं देख लूँ कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, चलूँ कि कुछ है, मैं बढ़ूँ आगे बढ़ूँ। क्या दे दिया? हाँ, आश्रम वाले क्या कर रहे हैं उस बिजनेस का ये तो बताओ पहले। करेंगे तो आश्रम वाले देंगे ना टैक्स। अपन तो सिंपल यू देख बेटा कि जीएसटी नंबर जिस पैन कार्ड को मिला था वो पैन कार्ड तो नहीं मर गया, तो अब ये जीएसटी नंबर दूसरे पैन कार्ड को ट्रांसफर हो रहा है क्या? जैसे अपन ने आईटीसी में पढ़ा था, आईटीसी 01 ट्रांसफर करते थे अपन, आईटीसी 02 ट्रांसफर करते थे अपन, तो जिसको भी जाएगा वो टैक्सेबल है। आश्रम में दान दिया तो वैल्यूएबल चीज होगी तो ही दान दिया, आश्रम भी उसको खुद के पास अगर चला सकते होगी तो चलाएगी, नहीं तो किसी और को बेच देगी, जिसको चीज मिली वो देगा टैक्स। ठीक है, अब अबे मेन मुद्दे की बात, मैंने इतनी मेहनत करी, इतना सारा चार्ट बनाया, ये तो पढ़ो तुम पहले।
मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, मैं इसका मतलब भी नहीं समझाऊंगा, तुम पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिहेबिलिटेशन सेंटर वाला हम पढ़ चुके, गवर्नमेंट का हो चाहे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का हो, क्या है ये, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। दिख रहा है ये, अब दिख रहा है क्या? ओके, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, दूसरी बुक का एक्सट्रैक्ट कट करके लाया है, सिर्फ रेफरेंस के लिए। मैक्सिमम चीज़ें पढ़ ली अपन ने, मतलब यूँ समझो 80% पोर्शन अपन पढ़ चुके हैं, 20% पोर्शन जो उन लोगों ने रिसर्च करके लिखा होगा तो अपने काम आएगा। फर्स्ट पॉइंट पढ़ चुके हैं अपन कि पोस्ट छोड़ दो, एयरपोर्ट छोड़ दो, ट्रांसपोर्ट छोड़ दो, पढ़ चुके हैं। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 10 ग्राम्स वाला, पढ़ चुके हैं। फिर है बिजनेस एंटिटी जिसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्ट है, पढ़ चुके हैं। 5000 तक का कंसिडरेशन, एग्जेम्प्ट है, पढ़ चुके हैं। फिर है एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को, पढ़ चुके हैं। पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पढ़ चुके हैं। फिर है रजिस्ट्रेशन और टेस्टिंग कैलिब्रेशन, पढ़ चुके हैं। डिट्टो है, कोई मेहनत उन्होंने भी नहीं करी, वही कॉपी पेस्ट मार डाला उन्होंने। अगला है FSSI, मैंने अभी आते ही बोला क्या है वो, अब टैक्सेबल है, ठीक है। फिर है ESIC, पढ़ चुके, PF पढ़ चुके, कोल माइंस PF, नेशनल पेंशन NPS पढ़ चुके। स्पेसिफाइड एजेंसीज वाला, स्पेसिफाइड बॉडीज या स्पेसिफाइड एजेंसीज का पूरा 3-4 लोग थे आपको, ठीक है। अब वो पेज निकालो आपका, उसमें मुझे को 2 चीज़ें और मार्क करानी, उसमें एक IRDA भी था और SBI भी था, है ना। SBI भी लिख लो, टैक्सेबल है, मैंने पढ़ लिया आज। SBI भी टैक्स, सेबी SBI नहीं सेबी। अरे इधर नहीं रे यार, तू तो मानता ही नहीं है यार, तू थप्पड़ खा के मानेगा मुझसे। ये रहा पेज नंबर 6 पे, 6 पे IRDAI एग्जेम्प्ट और सेबी, सॉरी IRDAI टैक्सेबल, सेबी टैक्सेबल। खाए नेक्स्ट, ये कोल्ड चेन फैसिलिटी पढ़ लिया, एग्जेम्प्ट है। RTI पढ़ लिया, एग्जेम्प्ट है। ये नहीं पढ़ा आपने, ये रह गया। कौन सा, गवर्नमेंट जो परमिट देती है ना, ऑल इंडिया परमिट और राजस्थान परमिट, तो वो परमिट प्रोवाइड करना क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिर ये म्यूनिसिपालिटी और पंचायत पढ़ लिया अपन ने। फिर है इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है, तीसरी गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, एग्जेम्प्ट है। मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा नहीं करा, पेनल्टी लगी, पढ़ लिया। गारंटी ऑफ लोन, BG बैंक गारंटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। फिर राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज इंडिविजुअल फार्मर, पढ़ लिया अपन ने, बुक में था एज इट इज। ओल्ड एज होम 25,000, पढ़ लिया। एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया अपन ने, उसमें क्या क्या टैक्सेबल है ये भी समझ लिया कल अपन ने अच्छे से। फिर है फॉरेन डिप्लोमेटिक, ये कंस्ट्रक्शन, अच्छा ये एग्रीकल्चर यूज वाला ट्यूबवेल तक, वो भी एग्जाम्प्ट है। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन अदर सोर्स सर्विसेज में पढ़ लिया अपन ने। रिलीजियस पिलग्रिमेज अपन ने रिलीजियस एंड चैरिटेबल में पढ़ लिया। फिर अभी आ गया सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, तो टू गवर्नमेंट में आपके नोट्स में है प्योर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जिसमें सिर्फ लेबर है, और सर लेबर के साथ अगर 25% तक के गुड्स हैं तो वो भी, तो ये पढ़ लिया अपन ने कंपोजिट वाला भी। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंट बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन। ये नहीं पढ़ा अपन ने कि अगर ये सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी जा रही है तो ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो ये सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट का पेज है आपके उसमें। राशन की दुकान, लेबोरेटरी,
ठीक है, पेज नंबर 8, उसके नीचे काफी स्पेस है, उसमें ये लिख दो फटाफट फटाफट। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ABCDE तक कर करके लिख दो एज इट इज। उसमें से देख के घर पे लिख लेना तुम, ले चलो। ये भी पढ़ लिया अपन ने। ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी जिसके पैसा गवर्नमेंट दे रही हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका पैसा 75% से ज़्यादा गवर्नमेंट दे रही हो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पेनिंग, ये भी पढ़ लिया अपन ने। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 25 एयरपोर्ट वाला 22 वाली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। फेयर शॉप राशन की दुकान पढ़ लिया। TBI स्टेप अभी पढ़ा अपन ने। इनक्यूबेटी 50 लाख तक पढ़ लिया अपन ने। अरे रुक जाओ इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो खत्म करने दो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉर्पोरेट एंटिटीज, स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। पुलिस वाले जो सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं, मीन्स अगर आपका कोई इवेंट है, ठीक है, आप चाहते हो कि सर उसमें पुलिस आए तो ये कोई उत्पात ना बचा दे, तो पुलिस आएगी लेकिन आपसे क्या लेगी, पैसे लेगी, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। फर्दर रेसिपिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर दिस RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। देन अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय एयरफोर्स मेस, अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय एयरफोर्स मेस, अदर सिमिलर मतलब नेवी का मेस और पुलिस मेस या आर्मी मेस, ये मैसेज वाले अगर आपको अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किनको, उनके पर्सनल्स को, सबको नहीं करते, उनके पर्सनल्स को प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी माना जाता है कि ये सर्विस भी किसने दी है, गवर्नमेंट ने दी है, और ये भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, इनके है ना बड़े बड़े गेस्ट हाउस होते हैं, ठीक है, तो आप जहाँ भी जाओगे जहाँ पे आर्मी के गेस्ट हाउस है, आर्मी के मेस है, तो वहाँ पे आप रूम्स लेके रह भी सकते हो, तो उसके लिए आपसे चार्ज लिया जाता है, बहुत नॉमिनल होता है, लेकिन वो माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको प्रोवाइड करता है, तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट। मैंने आपको लद्दाख वाला किस्सा सुनाया था, पेट्रोल खत्म हो गया था, हम जोरसर गए थे, याद सुनाया, जोरसर गए थे, नहीं सुनाया हमने आपको, बहुत हालत खराब हुई है, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं चाइना पहुँच गया हूँ, और अभी ऊपर से चाइना वाला गोली मार देगा हमको। बाद में सुनेंगे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब के लिए बाय, टाटा, सी।